चीफ जस्टिस याया अफरीदी के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं, जिसे मैं कहता हूं जो मैक्रो चैलेंजेस हैं। ये तो एक स्पेसिफिक चैलेंज है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। पहला चैलेंज उनका ये है कि उनको अपने कोर्ट को यूनाइटेड रखना है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, अगर वो तीनों एक पेज पे होंगे और यूनाइटेड होंगे तो ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसकी इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ नहीं कर सकती। ये 3 जजेस जो पॉलिसी देंगे, मेरे ख्याल में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ जजेस उसको फॉलो करेंगे। और यही चैलेंज रहा है पिछले 4 साल का, बोथ इन टर्म्स ऑफ चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का टेन्योर जो था और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो टेन्योर था। उसमें द रीजन के हुकूमत सक्सीड किया कि उसने सुप्रीम कोर्ट की रेट को वीक किया कि उस हुकूमत वाज एबल टू डिवाइड एंड रूल, उसने एक्सप्लॉइट किया डिवीजन विद इन द कोर्ट। लेकिन जो याया अफरीदी साहब का बड़ा कमाल का स्टेप है वो ये है कि उन्होंने हुकूमत को एक क्लियर मैसेज दिया है थ्रू दिस कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग कि जी मैं आपको कोई डिवीजन पैदा नहीं करने दूंगा और मैं अपने सीनियर मोस्ट जजेस को और सारे जजेस को साथ लेके चलूंगा। और उसका 2 एग्जाम्पल्स आपको नजर आते हैं कि उन्होंने जो कमेटी थी जो फिक्स करती थी बेंचेस, उसमें अपने दोनों सीनियर मोस्ट जजेस को दोबारा, एक को कन्विंस किया कि वो वापस आए और दूसरे को इंडक्ट किया रिस्टोर करके, और उन्होंने आते ही फैसल भाई बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं आपकी माफ कीजिएगा, आपकी बात काट रहा हूं। आप ठीक कह रहे हैं कि ये 3 जजेस तो इकट्ठे नजर आते हैं, मगर यहाँ पे ये सवाल फिर भी आ जाता है कि 26वीं आईनी तरमीम अगर ये स्ट्राइक डाउन नहीं होती तो हुकूमत ने भी पूरी कारीगरी की हुई है कि जो जुडिशल कमीशन की जो हैयत है उसके अंदर 6 तो उनके अपने हैं, जो एक आप स्विंग वोट कह रहे हैं, तो चीफ जस्टिस के अलावा जो नेक्स्ट 3 सीनियर मोस्ट जज जब उसमें आएंगे तो चौथे नंबर वाले जज, जिस तरह फाइज ईसा साहब ने और गवर्नमेंट ने वो एकदम कानून बना के और जिस जल्दबाजी में उनको कमेटी का हिस्सा बनाया, तो फिर ये शक पड़ता है कि उनको ये यकीन है कि चौथे नंबर वाले जज उनकी तरफ झुकाव रखते हैं। तो फिर वो ये जब तक बाकी भी और भी, क्या आप 26वीं आईनी तरमीम को समझते हैं कि ये आइन के बुनियादी ढांचे या बुनियादी हकूक के ये तजाद रखती है? देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत के पास 6 सॉलिड वोट नहीं है, हुकूमत के पास 5 सॉलिड वोट है, ठीक है ना। 2 वोट्स हैं अटॉर्नी जनरल के और लॉ मिनिस्टर का, 2 वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से अपॉइंट होते हैं और 1 वो वुमन या नॉन मुस्लिम मेंबर है जो नॉमिनेट करता है स्पीकर। जो छठा वोट है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का है। छठा वोट बार काउंसिल का है, बार काउंसिल छठा वो गवर्नमेंट के साथ ही जाता है। नहीं, हमने पास्ट में देखा है कि ऐसा नहीं है। देखिए, जो बार काउंसिल का वोट होता है ना, उसमें एक सीनियर वकील बैठता है और जब वो सीनियर वकील जजेस के साथ बैठते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो वो सीनियर वकील इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को भी देखते हैं और वो ये भी देखते हैं कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट का लाई करता है। दे डोंट लाइक टू टेक ऑन जजेस। सो आई डोंट नो कि अगर ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर है ये नेसेसरीली हुकूमत के साथ वोट करेगा। अब असल सवाल ये है कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस साहब के अलावा, उनमें से हुकूमत किसी एक को अपनी तरफ कर सकती है, नहीं कर सकती, कन्विंस कर सकती है। दैट्स द रियल चैलेंज। एंड मैं डिसएग्री नहीं कर रहा कंप्लीटली कि पाकिस्तान बार काउंसिल का भी स्विंग वोट है, लेकिन ये 6 सॉलिड वोट्स नहीं है इनके पास। देखिए, जहां तक 26वीं आईनी तरमीम का इशू है, देखिए इस हुकूमत में एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसके जो लीगल एडवाइजर्स हैं, ये इन्हें मैं कहता हूं ये वानबी शरीफुद्दीन पीरजादाज हैं। ये चाहते हैं कि ये शरीफुद्दीन पीरजादा की तरह एक्ट करें और एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन इनके पास वो एबिलिटी नहीं है कि ये शरीफुद्दीन पीरजादा की तरह एक्ट कर सके। इसीलिए इस जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें इतने
मेजर फ्लॉज हैं। अभी तो यही एक चैलेंज है कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पहली मीटिंग भी हो सकती है नहीं, क्योंकि इसमें मेजर फ्लॉज हैं जिसके बारे में अभी अखबारों में भी गुफ्तगू हुई है। और मेरा ये ख्याल है कि लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन हो, पार्लियामेंट सोच सकती है कि हम ये आईनी तरमीम लाएं और इसका ये मतलब है, लेकिन पार्लियामेंट की इंटरप्रिटेशन प्रिवेल नहीं करती कि उस प्रोविजंस का क्या मतलब है, ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन प्रिवेल करती है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ये प्रोविजन स्ट्राइक डाउन करने की भी जरूरत नहीं है। इन प्रोविजंस को वो इस तरह इंटरप्रेट कर सकती हैं और जिसे हम कहते हैं रीड डाउन कर सकती हैं। उससे फैसल आगे मखसूस नशिस्तों पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ है। ये चीज़ें तो सारी बाद में होंगी, उसकी अमल दरामद तो ये बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाना चाहिए कि ये सबसे पहला सवाल तो यही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के आने के बाद उस पर ये अमल दरामद मखसूस नशिस्तों पे करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। वो तो पहले ही पार्लियामेंट कहती है, स्पीकर साहब कहते हैं मैं नहीं मानता। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट पे डिसीजन आएगा, क्योंकि कंटेम्प्ट अब मूव हो गई है अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द हेड एज वेल एज ऑल मेंबर्स, और हुकूमत ने इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं किया है कि जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है रिजर्व सीट्स की जजमेंट के हवाले से, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास नहीं जाएगी, वो जाएगी नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन एक यूनिक ज्यूरिसडिक्शन है, ये डिस्टिंक्ट ज्यूरिसडिक्शन है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से है कि एक जजमेंट इंप्लीमेंट होनी चाहिए, और ये कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जा ही नहीं सकती इस 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक भी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक जो है सिर्फ वो रिव्यूज उनके पास जाएंगी जो 5 या 7 जजेस ने पास की हैं। ये तो फुल कोर्ट ने पास की है। एक रिव्यू का बेसिक रूल ये है कि वो रिव्यू जाती है या उसकी कंटेम्प्ट भी जाएगी तो वो जाएगी उन्हीं जजेस के पास जिसने वो पास की है। तो मैंने जिस तरह कहा, ये हुकूमत के एडवाइजर्स काफ़ी इनकॉम्पिटेंट है, इन्होंने ये बात देखी नहीं कि ये जो रिजर्व सीट्स का फैसला है ये कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा नहीं। ये तो जाएगा अगर ये जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब को एक्सक्लूड भी कर दें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे, ये जाएगा जिसे हम कहेंगे नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में, और वो 13 जजेस बैठेंगे या जो उसमें रिटायर हो गए वो नहीं बैठेंगे, और वो रिव्यू का भी फैसला करेंगे और वो कंटेम्प्ट का भी फैसला करेंगे। और मैं आपको ये बात प्रिडिक्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करवाएगा कम वोट में, और ये हुकूमत देखेगी। ये वही गलती कर रहे हैं जो इन्होंने अजमल मियां साहब के साथ किया था 97-98 में। ये हुकूमत की एक बड़ी खासियत है पीएमएलएन वालों की, ये अपने देखिए इस हुकूमत की एक बड़ी क्लासिकल चीज है आमिर साहब, वो ये है कि जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है ये कभी पास से नहीं सीखती, क्योंकि इनको एक हिस्टोरिकल एमनीजिया है। ये समझते हैं कि ये अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगवा दें या चीफ जस्टिस लगवा दें तो वो वही करेगा जो ये चाहते हैं। इन्होंने यही गलती की थी 97-98 में, जब इन्होंने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को हटवाया, पहले अटैक किया सुप्रीम कोर्ट में और फिर वो पहले रुखसत पे चले गए एंड देन ही वाज रिमूव्ड। तो चीफ जस्टिस अजमल मियां ने टेक ओवर किया था एज चीफ जस्टिस। अच्छा, ये समझ रहे थे कि इनका अपना चीफ जस्टिस आ गया और अजमल मियां साहब वही करेंगे जो ये सोचते हैं। और अजमल मियां साहब अपनी किताब में ये लिखते हैं कि इन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला, मुझसे कहा इस केस का ये फैसला करें, ये अपनी किताब में उन्होंने बयान किया। लेकिन मैंने जब इनकी बात नहीं सुनी तो इन्होंने मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और ये चैलेंज किया कि मैंने अपनी एज गलत डिक्लेयर की और वो रिपोर्टेड जजमेंट है वो डिसमिस की थी सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद हुआ ये कि ये समझ रहे थे कि चीफ जस्टिस अजमल मियां साहब अब टो करेंगे इनकी लाइन क्योंकि इनका चीफ जस्टिस आ गया है। लेकिन अजमल मियां साहब ने पहले एंटी टेररिज्म एक्ट की प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन किया 97 में और फिर 97-98 में, और 98 में फिर उन्होंने उस जमाने में भी मिलिट्री कोर्ट्स बनाए थे, उनको भी स्ट्राइक डाउन किया।